एवरीवन, दिस इज रचना। वेलकम टू आरएस एकेडमी। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। कल के सेशन में हमने टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखी थी जो कि आज काम आने वाली हैं। इस वाले सेशन में बहुत हेल्पफुल होंगी वो टर्म अगर आपने देखी होंगी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कपास, कॉटन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स चेंज आवर पेन। यस, इसके बारे में अब नॉलेज स्टार्ट करते हैं लेनी। पहला इसमें पॉइंट क्या है? ये एक प्राकृतिक और वानस्पतिक रेशा है। ठीक है, नेचुरल फाइबर है और वेजिटेटिव फाइबर है। ठीक है, क्योंकि पेड़ों से प्राप्त होता है तो ऑब्वियसली प्राकृतिक है और वानस्पतिक है। इसे सेल्यूलोजिक रेशा भी कहा जाता है। ठीक है, ये पौधों के बीज से प्राप्त होता है। कल हमने इसकी इमेज भी देखी थी, किस तरह से आपको इस तरह से एक पोर्ट था जिसमें इस तरह से कॉटन लगी हुई थी, जहां से कॉटन को प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे बीज होता है, ये बीज जब पक जाता है तो इसमें से कॉटन निकलती है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है ये पौधे के बीज से प्राप्त होता है। बीज से प्राप्त होने वाला जो रेशा है वो कपास है। अब इसकी बात करते हैं कि कॉटन शब्द लिया कहाँ से गया है। कॉटन शब्द एक अरेबिक वर्ड है जो कि क्वेंटम से लिया गया है। किससे? क्वेंटम से। ठीक है, क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है कि कॉटन कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो कौन से का है? अरेबिक शब्द है, क्वेंटम से लिया गया है। तो मतलब अरेबिक शब्द कौन सा था? क्वेंटम, इसी से कॉटन बना है। इसकी हिस्ट्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 5,000 साल पुराना इसका इतिहास है। जैसे हम लिनन की बात करें तो उसका 7,000 साल पुराना है, इसका 5 है। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन ये। काफी पुराना इतिहास है इसका कॉटन का। ठीक है, 5,000 साल पुराना। जन्मदाता देश कहाँ है? भारत। कौन सा है? भारत है। तो हमारे यहीं से स्टार्ट हुआ था कॉटन बनना। नेक्स्ट आता है इसका बॉटनिकल नेम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है गोजिपियम। क्या है बॉटनिकल नेम? गोजिपियम। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल फाइबर है। ये नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन एवरीवेयर, हर जगह ये पाया जाता है। इसकी अब हर जगह मतलब उगाया जाने लगा है कॉटन, लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो भारत से हुई थी, इंडिया से हुई थी। ठीक है, यूनिवर्सल फाइबर इसलिए है, हर जगह मिलता है। जहां नहीं होता वहां पे इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। इसे व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अदर नेम इज व्हाइट गोल्ड। इसके बहुत सारे नाम है, धीरे धीरे हम पता करते चलेंगे सारे नाम। ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर है, स्किन पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, और सेल्यूलोजिक है इसलिए इसको ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर बोला जाता है। कॉटन डे की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी। ठीक है, कॉटन डे कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर। ठीक है, कॉटन डे कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, कपास दिवस 7 अक्टूबर। अब बात करें, कॉटन में लगभग 90% सेल्यूलोजिक रेशा है। तो कितना सेल्यूलोज होता है? 90% के आसपास इसमें अराउंड सेल्यूलोज होता है। और बाकी 10% की बात करें, वो क्या होता है? 10% में इसमें अशुद्धियाँ, 5 to 8% इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। क्योंकि नेचुरल फाइबर है तो अशुद्धियाँ होना जेन्युइन है। बाकी के 5 to 8% इसमें अशुद्धियाँ मिलेंगी। अभी ये कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स आते हैं, जैसे इसके पेड़ की ऊंचाई कितनी है, इन सभी पे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इसमें भारी भरकम थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट ही इसमें नॉलेज लेते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं वन लाइनर से बनते हैं। पेड़ की ऊंचाई कितनी होती है इसकी? 3 से 5 फीट तक इसके पेड़ की लंबाई हो जाती है। इसकी उत्पादन अवधि, मतलब कितने टाइम में इसका पेड़ तैयार हो जाता है कि हमें कॉटन प्राप्त हो जाए, कॉटन मिल जाए? अराउंड 1 ईयर। लिनन का सबसे ज्यादा होता है जो ये उत्पादन अवधि होती है, टाइम पीरियड मोस्ट सबसे ज्यादा वही मांगता है। कितना? 7 साल। पूरे 7 वर्ष लगते हैं इसको ग्रो करने में, लिनन को। लेकिन कॉटन का बहुत कम है उसके कंपैरिजन में, केवल 1 साल। इसमें चलो ये जब लिनन समझेंगे इसको आगे को हम तब कंटिन्यू करेंगे। अभी फिलहाल आप इसका समझिए। उत्पादन अवधि इसकी मानी जाती है, मानी क्या जाती है, होती है 1 साल। ठीक है, डेज में बात करें तो लगभग 200 से 220 दिन। कपास का सर्वाधिक उत्पादन, देखिए आप सोचेंगे दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर डेज में पूछा जाता है तो यही डेज आपको क्लिक करने हैं, 200 से 220 दिन। ठीक है, अगर इसमें दोनों ऑप्शन रहे तो आप इस पे क्लिक करेंगे 220, 220। ठीक है, 220 डेज इसका, इसकी उत्पादन अवधि मानी जाती है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ देखा जाता है? चाइना में, भारत में, मिस्र और अमेरिका। अमेरिका में बहुत कम हो गया। ठीक है, चाइना और भारत में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन है। अब आता है भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य। भारत में कहाँ कहाँ होता है ये? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और तेलंगाना।
ठीक है, इसके आगे हम जानेंगे आगे स्लाइड में कि इनमें से भी कौन से में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसके लिए जलवायु की बात करें, कैसी मतलब कैसा वेदर, कैसा मौसम होना चाहिए। उष्ण कटिबंधीय जलवायु अच्छी रहती है। ठीक है, उसमें इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। मिट्टी कैसी सही है इसके लिए, काली मिट्टी। काली मिट्टी क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें पानी को सोखने की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्बेंसी पावर इसकी काली मिट्टी की बहुत अच्छी होती है। ठीक ठीक है, क्षारयुक्त मिट्टी होती है तो ये अच्छी मानी जाती है कपास के लिए। फिर आता है इसमें मैक्सिको एंड यूएसए में अच्छी क्वालिटी का कॉटन पाया जाता है। देखिए कॉटन मतलब होता तो कम है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्वालिटी यहाँ क्यों अच्छी होती है, क्योंकि जो ये जलवायु है ना, ये कॉटन को बिल्कुल फेवरेबल मिलती है मैक्सिको और यूएसए में। ठीक है, यहाँ की मतलब जलवायु एनवायरनमेंट कह सकते हैं कॉटन के लिए बहुत अच्छा होता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला यहाँ पे कॉटन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा भारत में बात करें। भारत में पहला 1818 में कोलकाता में सूती मिल कारखाना खोला गया। पूछा जाता है कि भारत में इसका पहला कारखाना कहाँ खोला गया, कोलकाता में, और कब खोला गया, 1818 में। ठीक है, सूती मिल कारखाना। भारत में उगने वाली सभी कॉटन में कस्तूरी कॉटन सबसे अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। बहुत सारे टाइप के आपको दे के रखेंगे ऑप्शन में, तो उसमें से आपको कस्तूरी कॉटन को चूज करना है कि सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉटन क्या है। कस्तूरी कॉटन ये कहाँ ग्रो होती है, भारत में, इंडिया में। अब इसकी प्रोसेसिंग की बात करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरेंज करने के लिए आता है। फर्स्ट कौन सा है प्रोसीजर, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इस तरह से। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए। ये कुछ टर्म्स हमने कल समझी थी, लेकिन वो हमारी ऑर्डर में अरेंज नहीं थी। ये सारी आपके पास ऑर्डर में अरेंज है। पहले हार्वेस्टिंग है, उसके बाद ही गिनिंग आएगा, फिर शॉर्टिंग आएगा, बेलिंग आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से वहां पे भी अरेंजिंग ऑर्डर में आती है, अरेंज करना पड़ता है इनको। फर्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग बात करें तो इसकी बुआई होती है। बुआई मतलब इसको पेड़ को बोने से लेकर के अपने पास प्राप्त करने तक की प्रोसीजर है। मतलब फल पोर्ट्स कह सकते हैं, वही जो कोए थे इसके, उनकी तुड़ाई करना, उनको बो के तोड़ लिया, अपने पास हमने ले लिया। उसके बाद आती है गिनिंग। गिनिंग हमने समझा था, बीज को बीज को रेशो से अलग करना है, कह सकते हैं रेशो को बीज से अलग करने की प्रोसीजर जिनिंग भी बोलते हैं, गिनिंग भी बोलते हैं। अगर हिंदी में लिखा है तो ये जिनिंग भी आ सकता है, गिनिंग भी, सो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, नेक्स्ट आता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग था अलग करना। अलग किस आधार पर करते हैं, गुणवत्ता के आधार पर, मतलब उसकी लंबाई के आधार पर, रंग के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर उसकी छटाई करते हैं। शॉर्टिंग मतलब होता है छटाई करना। बेलिंग, अभी हमारे पास कॉटन आ चुकी है, छटाई कर ली, फिर उसकी गांठें बनती हैं। ठीक है ना, लगभग, क्योंकि ये आगे भेजनी होती है गांठें, तो गांठें बना के ही भेजा जाता है। तो एक गांठ लगभग 500 पौंड की बनती है। ठीक है, फिर वहां जब ये चली जाती है मिल वगैरह में, वहां पे फिर ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, इनको ओपन किया जाता है। ठीक है, रेशो को खोला जाता है और मिलाया जाता है। ठीक है, फिर आता है कार्डिंग एंड डबलिंग। कार्डिंग और डबलिंग में क्या है, रेशो को समानांतर करना और उनकी अशुद्धियों को हटाना। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ध्यान रखेंगे किसके अंदर क्या आ रहा है। ठीक है ना, कार्डिंग और डबलिंग, रेशो को समानांतर करना। स्पिनिंग तभी तो होगी ना जब वो रेशे सारे समानांतर हो जाएंगे, और फिर उनकी डबलिंग की जाती है। ठीक है, अशुद्धियों को हटाना। अब आता है कोम्बिंग। नेक्स्ट है हमारा कोम्बिंग। कोम्बिंग हमने कल भी समझा था, मतलब रेशों में कंघी करना। कंघी क्यों किया जाता है, ताकि छोटे और बड़े रेशों को अलग किया जा सके। कंघी करने के बाद अब उनको खींचा जाता है, एक सार किया जाता है। ठीक है, ड्राइंग बोलते हैं इसको, ड्राइंग आउट भी बोलते हैं, ड्राइंग भी बोलते हैं, खींचना। जैसे हम अपनी पोनी बनाते हैं, उसके बाद मतलब पहले बालों को थोड़ा खींचते हैं, स्ट्रेट करते हैं, उसके बाद ही तो सही बनते हैं ना। तो यह है रोविंग। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी रोविंग। रोविंग होता है हल्का सा ट्विस्ट करना, अब ट्विस्टिंग स्टार्ट हो जाती है ऐसे। रोविंग मतलब हल्का सा घुमाव देना इनमें। फिर बनती है हल्का सा, जैसे हम पोनी बनाते हैं, पहले उसको हल्का सा ट्विस्ट करते हैं, फिर उसकी पोनी बनाते हैं। सिलिवरिंग है पतली पट्टी, मतलब वही पोनी बनाना, सिलिवरिंग करना। इसको हम कोम्ड स्लीवर भी बोलते हैं। मतलब जैसे हो जाती है ना पूरी ये वाली स्लीवरिंग प्रोसेस, तो उसको बोलते हैं ये रेशे कोम्ड स्लीवर है। ठीक है, फिर स्पिनिंग, यहाँ तक हमारी पूरी प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे शुरुआत होगी धागा बनने की। ठीक है, स्पिनिंग है रेशे से धागा बनना। ठीक है, फाइबर टू क्लोथ, सॉरी फाइबर टू यार्न, धागा बनाना। नेक्स्ट आता है फिर बुनाई। अभी धागा रेडी हो चुका है, फिर इसके बाद होती है वीविंग स्टार्ट। स्पिनिंग कताई है, वीविंग बुनाई है। ठीक है ना, ये कताई मतलब रेशे से धागा बनाना, और वीविंग धागे से कपड़ा बनाना। यहाँ पे कपड़ा हमारा तैयार हो चुका है इस वाले प्रोसीजर तक। नेक्स्ट है फिनिशिंग, परिसज्जा। ये परिसज्जा है, थोड़ा सा इसमें
ठीक है। मतलब कपड़ा यहाँ पे तैयार हो गया, फिर उसकी फिनिशिंग करेंगे। यहाँ यहाँ तक हमें मिला है ग्रे गुड्स, जो हमने बताया था। ये वाला कपड़ा बहुत भद्दा होता है, कलर इसका थोड़ा येलो कलर होता है, मतलब पहना नहीं जा सकता इसको। इसमें से कुछ भी काम नहीं किया जा सकता इसके ऊपर। टेन वो मर्सराइजिंग वाली फिनिशिंग होती है, क्योंकि कॉटन है, कॉटन पे मर्सराइजिंग की जाती है, फिनिशिंग। तो यहाँ पे फिनिशिंग होगी। फिनिशिंग के बाद फिर इस पे प्रिंटिंग मतलब रंगाई करेंगे, डाई डाई करेंगे। ठीक है, जिस भी कलर का कपड़ा चाहिए उसी कलर की डाई की जाएगी, और फिर उसके बाद प्रिंटिंग की जाएगी, मतलब फिर उस पर डिजाइन बनाया जाएगा, छपाई। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोसीजर वन बाय वन आप अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, केवल देखने से काम नहीं चलेगा। सारे इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इस तरह से, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं पूछता है कि इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर ये क्या होता है। ये क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि इनको ऑर्डर से अरेंज करें। ठीक है, फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, सेकंड क्या है, इस तरह से आएगा आपका। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसके कुछ लाभ देख लेते हैं। देखिए, लाभ वैसे जनरली सभी यूज करते हैं कॉटन का, कॉटन के कपड़े सभी जानते हैं, सभी को पता होते हैं। फिर भी हम एक बार अकेडमिक लैंग्वेज में देख लेते हैं क्या है। कंफर्टेबल इन समर, ऑब्वियसली गर्मियों में पहने जाते हैं कॉटन के कपड़े। ठीक है ना। स्किन फ्रेंडली, कोई स्किन डिजीज भी हो जाती है तो डॉक्टर मोस्टली यही प्रेफर करते हैं कि कॉटन के ढीले कपड़े पहनिए। ठीक है ना, गर्मियों में। ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, अच्छे चलते हैं, और सबसे बड़ी बात ये इजी टू वॉश होते हैं, हैंड वॉश होते हैं। ठीक है। ज्यादा डस्ट नहीं बैठती है, और इनको हाथ से धोया जा सकता है, और कॉस्टली नहीं होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। ठीक है, महंगे नहीं होते हैं कॉटन के कपड़े ज्यादा। कुछ हानियां भी हैं इसकी। हानियां हम अक्सर नहीं देखते हैं चीजों की, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं पे बन जाते हैं। जैसे हानि में क्या है, रिंकलेस इजीली, सिलवट बहुत पड़ती है कॉटन में, सभी जानते हैं। ठीक है। श्रिंक आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद सिकुड़ सिकुड़ जाते हैं। तभी कहते हैं कि कॉटन के कपड़े को धोने से पहले, मतलब सिलवाने से पहले एक बार धो लेना चाहिए, ताकि उसमें जो भी श्रिंकेज हो वो पहले ही पता लग जाती है, और फिटिंग उसी के अकॉर्डिंग बनती है फिर। ठीक है ना। और ये सबसे बड़ा इस पे क्वेश्चन बनता है, नमी में इस पे फफूंद लग जाती है। अगर कॉटन को हम तह करके रखे और उस वाले पोर्शन में आपके नमी आ रही है, जहाँ पे कॉटन का कपड़ा रखा हुआ है, तो इसमें फफूंद लग जाएगी। अ, अगर हम बात करें जो हमारे सेल्यूलोजिक रेशे होते हैं ना, इनमें सेल्यूलोजिक रेशों में क्या लगती है, फफूंद लगती है, फंगस लगती है। ठीक है। इनमें फंगस लगती है, कीड़ा नहीं लगता। और जो हमारे प्रोटीन रेशे होते हैं, प्रोटीन वाले, जैसे कि कॉटन, सॉरी, सिल्क हो गया, वुल हो गया, इनमें लगता है कीड़ा। ठीक है ना। इनमें सेल्यूलोजिक वाले में फंगस लगती है, प्रोटीन वालों में लगता है कीड़ा। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा कॉटन सेल्यूलोजिक रेशा है, तो इसमें मिल्ड्यू लगेगी, फफूंद लगेगी, लेकिन कब, जब मॉइस्चर होगा, नमी की कंडीशन आएगी। ठीक है। नेक्स्ट इसके यूजेस, मतलब कॉटन से कौन कौन से कपड़े बनाए जा सकते हैं, जैसे डेली वेयर गारमेंट्स हो गए। ठीक है, कुर्ता वगैरह, साड़ी, शर्ट, कुर्ताज, इस तरह के डेली वियर गारमेंट्स हो गए। बेडशीट्स कॉटन की होती हैं, जो कि गर्मी में यूज की जाती हैं। टाल्स, जो हल्के टाल्स होते हैं वो बनते हैं, और मेडिकल बैंडेजेस भी कॉटन की ही बनती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिकल बैंडेजेस गलत होने के चांसेस है, ये तो फिर भी कर देंगे, लेकिन मेडिकल बैंडेजेस ध्यान रखना, कॉटन की बनती है। अब कुछ नोट में देख लेते हैं कॉटन के बारे में। देखिए, इसमें कुछ क्वालिटीज दी हुई है। लंबे रेशे वाला कपास, इसको बोलते हैं अपलैंड कपास। कहाँ होता है, मैक्सिको और यूएसए में। ये हमने देखा था कि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की कपास थी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ की जलवायु कॉटन के अकॉर्डिंग फेवरेबल है, तो इसलिए लंबे रेशे वाली कपास अच्छी मानी जाती है। सबसे अच्छी क्वालिटी की कपास होती है लंबे रेशे वाली। एक्चुअली इसके तीन टाइप होते हैं। एक तो छोटा रेशा होता है सबसे, फिर एक मीडियम रेशा होता है, और फिर एक होता है सबसे लंबा रेशा। तो जो कॉटन की क्वालिटी की बात करें ना, तो सबसे लंबे रेशे वाली कपास सबसे बेस्ट क्वालिटी की मानी जाती है। ठीक है ना। तो लंबे रेशे वाली कपास कहाँ होती है, मैक्सिको और यूएसए में होती है। अपलैंड कपास बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ की जलवायु अच्छी है कॉटन के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब ये वाली आती है समुद्री द्वीप कपास। ये मध्यम रेशा कपास है। ठीक है ना। ये कहाँ मिलती है, जॉर्जिया में मिलती है। जो ये बीच वाली मैंने आपको बताई है मध्यम रेशा, इसकी लंबाई ज्यादा नहीं, मीडियम होती है। इसको बोलते हैं समुद्री द्वीप कॉटन। समुद्री द्वीप कपास कहाँ मिलती है, जॉर्जिया। अब आती है हमारी मिक्स्ड कॉटन, मिश्रित कपास, मिस्र में बनती है। ठीक है। मिस्र को कहा जाता है लिनन की भूमि, लैंड ऑफ लिनन मिस्र को बोला जाता है। जब लिनन पढ़ेंगे तो तब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एशियाई कपास, एशियाई कपास मतलब एशिया में जो हमारे ये देश आते हैं, उसी में ऑब्वियसली ग्रो होगा ये। भारत, चीन और जापान। ठीक है, इन तीनों जगह में उगने वाली कपास को हम एशियाई कपास भी
बोलते हैं। अब इसकी कताई मशीन का आविष्कार देख ले कब हुआ था, क्योंकि कताई है हाथ से तो ये पॉसिबल नहीं है, इतने लार्ज स्केल पे कॉटन का निर्माण किया जाता है तो ऑब्वियसली मशीन की भी जरूरत थी। तो ये कब हुआ था इसका कताई मशीन, मतलब जो रेशो से धागा बन रहा था, इस वाली मशीन का आविष्कार 1764 में हुआ था। ठीक है, और ये आविष्कार किसने किया था? हरग्रीव्स द्वारा। ठीक है, हरग्रीव्स ने इसका इन्वेंशन किया था इस वाली मशीन का। और कताई फ्रेम की बात करें तो ये ऑर्कराइट ने किया था, कब? 1769 में। ऑर्कराइट 1769। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब म्यूल स्पिनिंग, म्यूल कताई का आविष्कार कब हुआ? 1779। किसके द्वारा? क्रॉम्पटन के द्वारा। और पावर लूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पावर लूम 1785। किसने इसका आविष्कार किया? कोर्टराइट ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेंगे, चार इंपॉर्टेंट है। इनका आविष्कार कब हुआ और किसने किया? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, फिर आती है हमारी रिंग स्पिनिंग, मतलब जो कॉटन की जो स्पिनिंग होती है ना, उसकी मशीन का नाम मेन है रिंग स्पिनिंग। ध्यान रखना इसको। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि स्पिनिंग कई सारी होती है तो कौन सी स्पिनिंग यूज होती है इस पे? कॉटन पे रिंग स्पिनिंग। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने आपसे पहले कहा था कि भारत में देखते हैं हम कहाँ पे ज्यादा होती है फिर कम कहाँ पे होती है। 2021 में जो मतलब एक तरह से देखा गया था, जो सर्वे हुआ था उसमें देखा गया था कि भारत में और चीन में दो जगह पे क्या कहते हैं, कॉटन का उत्पादन सबसे ज्यादा ज्यादा देखा गया था। लेकिन इनमें भी फर्स्ट नंबर पे तो भारत में इसका उत्पादन था और सेकंड नंबर पे चाइना में इसका उत्पादन था। तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है कॉटन। और भारत में भी अब बात करें हम किस जगह, जस्ट अ मिनट, भारत में भी किस जगह होता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, फिर गुजरात में होता है और फिर होता है तेलंगाना में। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, फर्स्ट नंबर पे ज्यादा उत्पादन में कॉटन के महाराष्ट्र आता है, फिर गुजरात आता है और थर्ड नंबर पे तेलंगाना आता है। ठीक है ना? तो और अगर ओवरऑल कंट्री की बात करें तो भारत फर्स्ट नंबर पे है और चाइना सेकंड नंबर पे है। अब जो कपास निर्यातक है, ठीक है, आयात होता है ना, निर्यात होता है जाना। तो कहाँ पे कपास जब भारत में सबसे ज्यादा बनता है तो ऑब्वियसली इसका निर्यात भी होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो कहाँ पे? यूएसए में। यूएसए में सबसे ज्यादा कपास का निर्यात होता है, हमारे यहाँ से यूएसए में सबसे ज्यादा कपास जाता है। और जो कपास के सबसे छोटे तंतु होते हैं, मतलब जो सबसे छोटे वाले फाइबर हैं, तीन तरह के देखे थे हमने, मीडियम, स्मॉल एंड लार्ज। तो जो सबसे छोटे वाले फाइबर है इनको क्या बोलते हैं? नॉइल। क्वेश्चन बना हुआ है इस पे। ठीक है, तो नॉइल बोलते हैं इनको। और भारत का प्रसिद्ध कपास, ये हम पहले भी देख चुके हैं, कस्तूरी कॉटन। ठीक है, सबसे जो फेमस कॉटन होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है, तो कस्तूरी कॉटन कहा जाता है। काफी कॉस्टली होती है वाली कॉटन। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जहाँ पे कॉटन को लेके रिसर्च की जाती है, कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र, जहाँ पे कॉटन सबसे ज्यादा बन रहा था। फर्स्ट था महाराष्ट्र कॉटन प्रोडक्शन में। तो यहीं पे इसका रिसर्च सेंटर बना हुआ है, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, ये कॉटन की हमारी फिनिशिंग आ गई। कौन सी है? कपास पर केवल मर्सराइजिंग की जाती है, जो किससे होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है। ठीक है, इससे इस वाली फिनिशिंग से एक तो एब्जॉर्बेंसी पावर बढ़ती है, चमक बढ़ती है, अच्छा लस्टर आता है। ठीक है, और कॉटन मजबूत होता है। इससे तीन बेनिफिट होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्बेंसी पावर और लस्टर आता है, और उससे अलग स्ट्रांगनेस। ठीक है, स्ट्रांगनेस बहुत ज्यादा देखी जाती है मर्सराइजिंग से। तीन क्वालिटीज इनहेंस हो जाती हैं कॉटन की। नेक्स्ट आता है अब कपास की कुछ विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली कैसी है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, भौतिक संगठन है। ठीक है, जो उसके मतलब जो उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको देखते हैं, जो जो उसकी फिजिक से रिलेटेड है। ठीक है, पहले तो देखते हैं कपास बनता कैसे है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर C6H10O5। ठीक है ना, C6H10O5। इसको CHO इसलिए बोलते हैं, CHO। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, ये इसके कार्बनिक समूह है। फिर ये हमें पता है सेल्यूलोजिक फाइबर है। ये बताया था इसमें सेल्यूलोज कितना है? 90%। लेकिन जो बाकी का अराउंड 5 to 8% क्या है, इसमें अशुद्धियां मिलती है। ठीक है ना? सिल्क व वूल से ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, प्रोटीन वाले हैं दोनों के दोनों फाइबर, इनसे मजबूत रेशा है, इसलिए डेली वेयर में इसको यूज किया जाता है और इसीलिए ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। पहले भी समझे हमने। आग जल्दी पकड़ता है, सेल्यूलोजिक रेशा है, पेट से प्राप्त होता है। आप देखेंगे कॉटन के पास भी जैसे रुई रखी हो, जरा सी आग लगाएंगे एकदम से आग पकड़ लेती है कॉटन। इसी तरह से इसके कपड़े
इसी से बने हुए हैं। तो आग जल्दी पकड़ने की क्वालिटी, क्वालिटी कह सकते हैं, डीमेरिट कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। जलने पर कागज जैसी स्मेल आती है। सेल्यूलोजिक फाइबर है इसीलिए कागज जैसी, वानस्पतिक जगत का है इसलिए कागज जैसी इसमें से स्मेल आएगी जलाने पर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। जलने पर इसमें से कैसी स्मेल आती है। और इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी कैसे रंग की लो के साथ जलता है, तो ये येलो, येलो लो के साथ कह सकते हैं। येलो लो के साथ मतलब पीली लो के साथ में जलता है। जलाने पे इसकी लो का कलर रहता है पीला, ठीक है ना। रेशे की लंबाई क्वेश्चन पूछा गया है कितनी होती है। इसको कह सकते हैं हम 1.5 से 2.5 इंच, ठीक है ना। 1.5 से 2.5 इंच इसकी लंबाई होती है, एक नहीं डेढ़ आएगा, 1.5 से 2.5 इंच की रेशे की लंबाई होती है। संरचना कैसी है, चपटी है, घुमावदार है और फीतानुमा है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लैट होता है, चपटी होती है, घुमावदार, फीतानुमा है। जैसे शूज के हमारे फीते होते हैं चपटे, चपटे से होता है ना, उनको जैसे आप फोल्ड कर दे, ट्विस्टिंग दे दे, इस तरह से होता है ये संरचना, इसकी स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसके स्ट्रक्चर में समझने के लिए पूछा गया है, ठीक है। कपास की अनुप्रस्थ काट की बात करें तो इसकी जो शेप होती है ना, वो लगभग ऐसी होती है जैसे कि कान की शेप है, किडनी की शेप है, या फिर जैसे राजमा का दाना नहीं होता, राजमा का बीज होता है, उस तरह की इसकी शेप होती है। क्रॉस सेक्शनल काटने पर जब देखा जाता है इसको, ठीक है, ये वाली शेप होती है इसकी। ये इसकी नॉर्मल शेप है, इसमें जब तक कोई फिनिशिंग नहीं हुई है, लेकिन जब इस पे मर्सराइजिंग फिनिशिंग हो जाती है, ये देखी ना हमने अभी, जस्ट अ मिनट, ये वाली फिनिशिंग देखी थी हमने, मर्सराइजिंग फिनिशिंग। जब ये फिनिशिंग हो जाती है तो इसकी शेप गोल हो जाती है, ये फूल जाता है इस वाली फिनिशिंग के बाद, ठीक है ना। जनरली इसकी शेप ये होती है, क्वेश्चन आता है तो हम इसकी शेप लगाते हैं कान जैसी या किडनी की शेप जैसी, किडनी के आकार जैसी इसकी शेप होती है, ठीक है। मर्सराइजिंग के बाद इसकी शेप गोल हो जाती है, ठीक है। और ये अनुप्रस्थ काट है इसकी, क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट हम देखते हैं। रंग इसका कैसा होता है, डल वाइट या कभी कभी ब्राउन होता है। प्योर वाइट कलर इसका नहीं होता, ऑप्शन में आपको वाइट जरूर मिलेगा, वाइट पे क्लिक नहीं करना है, डल वाइट या फिर कभी कभी ब्राउन भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, जो बेसिकली जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन वाले जो रेशे होते हैं, जैसे कि वुल हो गया और आपका सिल्क हो गया, इनमें नाइट्रोजन मिल सकता है, लेकिन कॉटन में नाइट्रोजन नहीं होता है। मर्सराइजिंग से चमक आती है, हमने देखा मर्सराइजिंग तीन चीज को एनहांस करती है, अब्जॉर्बेंसी पावर, स्ट्रांगनेस और लस्टर, चमक, ठीक है ना। ताप सहन क्षमता निम्न से मध्यम होती है, ज्यादा ताप को सहन नहीं कर सकता है, निम्न से मध्यम, ठीक है। ऑप्शन में मिलते हैं आपको हाई, मीडियम और निम्न, इस तरह से लो, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन में लगाना है निम्न से मध्यम। गीली अवस्था में इसकी जो मजबूती होती है बढ़ जाती है, बहुत से रेशे ऐसे होते हैं, क्लोथ ऐसे होते हैं कि गीली अवस्था में अपनी जो स्ट्रांगनेस है उसको खो देते हैं, लेकिन इसमें जो मजबूती है वो बढ़ती है, गीली अवस्था में 20 to 30% हो जाती है। प्रकाश का इस पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर इसको नहीं देना चाहिए, और कपड़े हमेशा इसके क्लोथ जो है उल्टे करके फैलाने चाहिए, क्योंकि कपड़े का रंग सूर्य की तेज किरणों में उड़ जाता है। कोई डार्क कलर होगा तो वो बिल्कुल डल हो जाएगा, ठीक है, पीला पड़ना शुरू हो जाता है कपड़ा। तो प्रकाश जनरली बात की गई है सन एक्सपोजर की, ठीक है ना। प्रकाश का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। नमी को सोखने की क्षमता इसकी ठीक होती है, 7 to 8% होती है, ठीक है। लिनन की शायद इससे ज्यादा होती है, वो जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। इलास्टिसिटी का गुण इसमें बहुत ही कम पाया जाता है, ठीक है। इसमें रेजिलेंसी इलास्टिसिटी नहीं होती है, ठीक है। जो वुल है उसमें रेजिलेंसी इलास्टिसिटी अच्छी पाई जाती है, इसमें नहीं होती है। तनाव सहने की क्षमता अच्छी होती है, ठीक है ना। टेंसाइल अच्छा है इसका। और इसकी डेंसिटी की बात करें तो 1.52 इसकी डेंसिटी घनत्व होता है। अब इसकी, अभी तो हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, अब इसकी कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इस पे अम्ल के प्रभाव की बात करें तो अम्ल का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, अम्ल मतलब एसिड, ठीक है। एसिड इसके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इस पे कोई भी एसिड वाली फिनिशिंग नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। जो ब्लीच भी करनी होती है तो बिल्कुल लो एसिड वाली, लो एसिडिक ब्लीच देते हैं हम, हाइड्रोजन पर जैसी इस तरह की ब्लीच कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा हाई केमिकल वाली ब्लीच इस पे नहीं कर सकते। एल्केलाइन इसके लिए क्षार अच्छा रहता है, ठीक है, उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन
एसिड का बुरा प्रभाव पड़ता है। और जो प्रोटीन जगत के रेशे होते हैं ना, उसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। उसमें प्रोटीन जगत के रेशे में अम्ल का अच्छा प्रभाव पड़ता है और क्षार का बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। फफूंदी का प्रभाव हमने पढ़ा है अभी, नमी में फफूंदी लगती है, ठीक है, इस वाले रेशे पे। रंग स्थायी करने के लिए नमक और फिटकरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक तरह से ये बाइंडिंग एजेंट होते हैं, नमक और फिटकरी दोनों, ठीक है, बाइंड करते हैं किसको, कलर को। जब हमें इसमें रंग डाई लगानी होती है कॉटन के कपड़े पे, तो साथ साथ नमक डाला जाता है उस पानी में और फिटकरी डाली जाती है रंग के साथ साथ। ये कपड़े में रंग को एकदम से मतलब सटा देते हैं, ठीक है, इसलिए इनको बाइंडिंग एजेंट भी कह सकते हैं हम। इसमें विभिन्न रंजकों का प्रयोग संभव है। रंजक मतलब ब्लीच। इस वाले कपड़े पे हम ब्लीच कर सकते हैं। ब्लीच देखेंगे कौन कौन सी होगी, अभी मैंने बताया ब्लीच हम इसमें हाई एसिड वाली ब्लीच नहीं कर सकते, घरेलू ब्लीच का यूज कर सकते हैं। कौन सी, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, ये वाली ब्लीच का इसमें यूज किया जा सकता है, ध्यान रखना। अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। कॉटन की कितनी होती है, 0.5 ग्राम में या फिर डेनियर में या फिर 5 to 10% होती है, ठीक है। तीनों में से कुछ भी आ सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी लोच में आता है, लचीलापन कह सकते हैं। 0.5 ग्राम या फिर डेनियर में या फिर 5 to 10%। अब नेक्स्ट आता है आपका परिपक्व कपास का, मतलब जो इसकी परिपक्व कपास की ऐंठन, ये एक तरह से ऐंठन है, ठीक है। ऐंठन मतलब इसकी ट्विस्टिंग, ऐंठन इसमें वर्ड छुटा हुआ है, ऐंठन ट्विस्टिंग कितनी, 150 से 300 घुमाव पर इंच दे सकते हैं। मतलब जैसे 1 इंच का धागा यहाँ से यहाँ तक है सपोज, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बार ट्विस्टिंग आ सकती है, तो लगभग 150 से 300 ट्विस्टिंग इसमें इस इतने से रेशे में हम दे सकते हैं, ठीक है ना। परिपक्व कपास में ऐंठन है, मतलब जो हमारा मैच्योर कपास होता है उसमें इतनी ट्विस्टिंग दी जा सकती है, ठीक है। अब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ देखते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ कह सकते हैं कपास का तनाव सामर्थ्य है, ठीक है। तनाव सामर्थ्य कितना झेल सकता है, 80,000 से 1 लाख पौंड प्रति वर्ग इंच। 1 वर्ग इंच में 80,000 से 1 लाख पौंड तक का होता है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये, तनाव सामर्थ्य। थैंक यू सो मच, आई होप ये सेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, ठीक है। इन सारी टर्म्स को आप बहुत अच्छे से देख लेंगे। जो कल टर्म्स कराई थी मोस्ट ऑफ द टर्म्स इससे रिलेटेड है। पहले इसको देखने से पहले एक बार वो वीडियो जाके, इससे प्रीवियस वीडियो है वो वीडियो देख लेंगे और फिर इसके बाद ये वाली देखेंगे। तो कॉटन की टर्म्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको सब याद हो जाएंगी। देखिए टर्म्स, ये प्रोसेस एक तरह से कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉटन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कॉटन में, बार बार पूछी जाने वाली, ठीक है। और कुछ सन है इसमें, जो आपको सन बताए गए हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और यूजेस ये सब नॉर्मल है, सबको इन चीजों का पता रहता है। और जैसे कताई मशीन हो गई, इसका आविष्कार कब हुआ, किसने किया, ठीक है। और भारत में किस जगह कॉटन सबसे ज्यादा अच्छी होती है और ज्यादा होती है, महाराष्ट्र हो गया। और मैक्सिको और यूएसए में सबसे अच्छी कॉटन पाई जाती है। इस तरह के क्वेश्चन है जो इसमें से हाईलाइटेड क्वेश्चन है, वो आप अच्छे से राइट डाउन करके उनको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप ये सेशन आपके लिए इंजॉयफुल भी रहा है और यूजफुल भी। थैंक यू।